हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 13 को, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है यहाँ पर शक्ति और क्षमा। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाठ 12 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ कर तो आए होंगे, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको एक बार पढ़ कर बताते हैं। बोला गया है यहाँ पर, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुरोधन तुमसे क्यों कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा सोमती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधिक धधक पौरस की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मुड़ बंधन में। तो फ्रेंड्स, इस सभी का अर्थ क्या होता है, आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, हम सभी आपको बताते हुए चल देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे पहले पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक ना। बोला गया, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। ये कौन लिखे हैं? तरमधारी से दिनकर्ता। लेखक तो आपको पता चल गया है कि राइटर कौन है। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं कि रिपु का मतलब क्या होता है, अनुनय का मतलब क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी याद किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न अभ्यास यानी कि हल करेंगे। प्रश्न उत्तर पाठ से पहला नंबर बोला गया है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए जानते हैं पहला का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पाठ 13 शक्ति और क्षमा का पहला का उत्तर यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है। बोला गया है, इस कविता के माध्यम से हमें निम्नलिखित सीख मिलती है। क्या क्या फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पर जानेंगे। निम्नलिखित सीख मिलती है, पहला तो यहाँ पर लिखेंगे, क्षमा दया और विनम्रता का महत्व कविता में दर्शाया गया है कि क्षमा दया और विनम्रता का गुण वास्तव में ताकतवर लोगों में ही शोभा देता है। मजबूर या कमजोर लोगों में ये गुण उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। शक्ति का सही उपयोग कविता संदेश देती है कि अपनी शक्ति या ताकत का उपयोग करते समय हमें क्षमा दया और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। यही सच्चे पौरुष का लक्षण है। अभी फ्रेंड्स खत्म नहीं हुआ, ठीक ना। अभी और भी यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, चलिए देखेंगे। ठीक है। उसका लक्षण है, संतुलन का महत्व कविता में यह भी सिखाती है कि शक्ति और कोमलता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल शक्ति या केवल कोमलता में उत्कृष्टता नहीं होती है। अर्थात कविता के माध्यम से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि शक्ति का सही और संतुलित उपयोग करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला का आंसर लिख लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में बोला गया है, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया। तो देखते हैं दूसरा नंबर का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरा का आंसर हमने लिखे हुए हैं। देखिए आंसर जरूर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपको लिखना है ना तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा लिखिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। जो भी हम बोल रहे हैं ना, बस सिर्फ 2 से 3 बार आप सुन लीजिएगा ना, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे ना कि राम को धनुष उठाने पर बाध्य करने वाली परिस्थितियां निम्नलिखित थी। क्या क्या थी जो हम यहाँ पर जानेंगे। लिखेंगे ना कि राम को लंका जाना था, जहां उन्हें अपनी सेना के साथ जाना था। ठीक है। जहां उन्हें अपनी सेना के साथ जाना था। पहले राम ने समुद्र के सामने विनम्रता का भाव प्रकट किया, लेकिन समुद्र ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार विवश होकर राम को धनुष उठाना पड़ा, ताकि वह समुद्र को पार कर लंका पहुंच सके। अर्थात लंका जाने की आवश्यकता और समुद्र की अविनम्रता ने राम को धनुष उठाने पर मजबूर किया। वे संकट में थे और उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। तो फिर हम जान चुके हैं दूसरा का आंसर। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो देखेंगे ये रहा तीसरा नंबर। तीसरा में बोला गया कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। देखते हैं तीसरा का आंसर। तो देखेंगे ये रहा यहाँ पर तीसरा का आंसर। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा ना कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि क्षमा और दया उस सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो, लेकिन जो सांप दंतहीन विषहीन विनम्र और सरल हो, उसे क्षमा या दया का कोई महत्व नहीं होता है। एक फ्रेंड्स और भी है, ठीक ना। देखेंगे अर्थात इसका मतलब क्या है जो यहाँ पर हम समझेंगे।
अर्थात शक्तिशाली और ताकतवर व्यक्तियों में क्षमा, दया और विनम्रता का गुण दिखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और अधिक प्रभावशाली बनता है। लेकिन कमजोर या मजबूर लोगों में ये गुण उतना प्रभावशाली नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने तीसरा का भी आंसर हल कर लिया है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है पाठ से आगे में पहला, दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है, अभावहीन निर्बल व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता। इन बात पर आप कितना विचार, यहाँ पर इन बात फ्रेंड्स इन पर आप अपना विचार स्पष्ट कीजिए। दूसरा में सुयोधन को नर व्याघ्र क्यों कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं पहला नंबर को। देखिएगा इसका भी फ्रेंड्स हमने आंसर लिख लिया है, पाठ से आगे का पहला नंबर का आंसर जो कि यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे ना कि दिनकर जी के इन भाव से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। आंशिक रूप से कहने का मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत सहमत हूँ। ठीक है, मतलब पूरा सहमति नहीं है। यह सच है कि समाज में सामान्यतः शक्तिशाली, प्रभावशाली और संपन्न लोगों का ही सम्मान और पूजन होता है, लेकिन यह भी सही है कि कमजोर, गरीब और निर्बल लोगों को समाज में उपेक्षित और अनदेखा किया जाता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि यह समाज का गलत रवैया है। हर व्यक्ति की अपनी महत्ता और गरिमा होती है, चाहे वह शक्तिशाली हो गया हो या निर्बल। देखेंगे, चाहे वो शक्तिशाली हो या निर्बल, हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। निर्बल और गरीब लोगों की भी समाज में पहचान और महत्ता होनी चाहिए। उन्हें भी उचित अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे भी समाज में अपनी पहचान बना सके। ठीक है, इस प्रकार जब तक समाज में समानता और न्याय नहीं होगा तब तक हमारा समाज पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हमें सभी लोगों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी हल हो गया है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पहला बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे भुजंग, तो भुजंग को पर्यायवाची यानी कि क्या क्या बोल सकते हैं, तो सर्प, साप, अहि। इसी प्रकार से रघुपति, रघुपति को क्या बोल सकते हैं, राम, कौशल्या नंदन या राघव। सिंधु, सिंधु का आप क्या क्या बोल सकते हैं, समुद्र या फिर जल निधि। ठीक ना, इसी प्रकार से आगे है सर, सर को क्या बोल सकते हैं, बाण, और क्या बोल सकते हैं, तो तीर। ठीक है, फिर कायर, कायर को क्या बोल सकते हैं, पौरुषहीन, कर्महीन। फिर विष, तो विष को आप क्या बोल सकते हैं, जहर। तो इस प्रकार से हमने पर्यायवाची शब्द भी लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर गतिविधि बोला गया है ना कि दिनकर के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए। ठीक है, इकट्ठी कीजिए तथा उनके जन्म दिवस पर अपने स्कूल में जयंती मनाइए। तो फ्रेंड्स आपको इसी यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको पूरा बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि उनका मतलब कि दिनकर जी के जीवन संबंधी क्या क्या घटना है, क्या क्या किए हैं, नहीं किए हैं। तो आप अपने स्कूल में यहाँ पर लिखिएगा और उनका जयंती कब है तो उस दिन जयंती भी मनाइएगा। ठीक है, फिर दिनकर की अन्य रचनाओं का संकल्प पर कक्षा में सुना, यानी कक्षा में फ्रेंड दिनकर जी और क्या क्या रचना की है जो बताना है। इस कविता को सुंदर हस्तलेख तथा बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। यानी ये जो कविता है उसको फ्रेंड्स सुंदर से आपको एक पेज में लिख करके आपको अपने टीचर को सुनाना है या फिर कक्षा में प्रदर्शित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर पाठ 13 का सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना फ्रेंड्स, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कोई और बुक शुरू करनी हो वो भी बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।